हेलो मित्रों, GSBN क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार सिंह आपके बीच एक बहुत ही समसामयिक विषय लेकर आया हूं, जो विषय है चीन से संबंधित, और उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि भारत सरकार चीन पर कैसे कूटनीतिक विजय हासिल किया है। और इस संबंध में बता दूं कि भारत सरकार की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। इसके लिए सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए कम नहीं है। मैं बता दूं कि इस विषय पर भारत सरकार ने बहुत ही ठोस कदम उठाए हैं और इसके पीछे भारत सरकार की एक बहुत बड़ी रणनीति है। मित्रों, मैं बता दूं कि गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15-16 जून 2020 को खूनी झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसी तरह चीनी सैनिक भी लगभग 40 की संख्या में शहीद हुए थे। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा भारतीय जनमानस पर। भारत के लोग चीन के खिलाफ, भारतीय जनमानस एक बार उठ खड़ा हुआ और भारत के लोग सड़कों पर आकर चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे। भारत सरकार को लगा कि भारत सरकार के साथ भारत की जनता का सेंटीमेंट है, सही वक्त है चीन को जवाब दिया जाए। भारत सरकार पर दबाव पड़ने लगा कि चीन को सबक सिखाया जाए। 1962 वाला भारत नहीं है। चीन इस बात को बखूबी समझता है कि भारत बदल चुका है। भारत के पास कुशल नेतृत्व है, भारत के पास सामरिक क्षमता है, भारत के पास मजबूत वायुसेना है, भारत के पास थल सेना है, नौसेना है, और भारत के पास बहुत सारे मित्र हैं दुनिया के जो भारत का साथ देने के लिए तैयार हैं। चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा था। चीन, मैं बता दूं कि नेपाल और पाकिस्तान के माध्यम से चीन ने भारत के खिलाफ एक साजिश रची है। उत्तर कोरिया भी इसके साथ है, लेकिन भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चीनी सैनिकों को अपने पोजीशन से पीछे हटना पड़ा है। लगभग 2 किलोमीटर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीनी सैनिक 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं। भारतीय सैनिक भी उतनी ही दूरी पीछे हटे हैं। ये भारत सरकार की जीत है। अभी भी फिंगर पॉइंट 4 पर कुछ चीनी सैनिक अड़े हुए हैं। इस पर आगे बातचीत होने वाली है। मैं बता दूं कि भारत सरकार ने आखिर कौन से ऐसे कदम उठाए जिसका परिणाम स्वरूप भारत की कूटनीतिक विजय हुई है। मैं इसको विजय इसलिए कहता हूं कि पहली बार चीन, आपको डोकलाम विवाद के बाद जो है चीन को पीछे हटना पड़ा है। तो पहला जो प्रयास था भारत सरकार का, वो कूटनीतिक प्रयास है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। भारत सरकार ने विश्व समुदाय को यह बात समझाने में सफल रहा, विशेषकर उन देशों को जो चीन के खिलाफ हैं, कहीं ना कहीं चीन की जियो पॉलिटिक्स से, भू राजनीति से प्रसन्न नहीं है, उनके चीनी दबदबे से प्रसन्न नहीं है। जैसे भारत के साथ इस मुद्दे पर अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ताइवान है, हांगकांग के लोग हैं, भारत सरकार के साथ हैं। तो भारत ने उन देशों को साधने का प्रयास किया जो कहीं ना कहीं चीनी भू राजनीति से नाखुश हैं। खासकर दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर की भू राजनीति को लेकर चीन की जो नीति है उससे जो नाराज देश हैं, जितने भी चीन की सीमा से लगे हुए देश हैं, यहाँ पर बता दूं कि भारत, यहाँ ये चीन है, जितने भी देश हैं जिनकी सीमाएं चीन से लगती हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि चीन इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। और 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णय को न मानते हुए चीन ने 90% दक्षिण चीन सागर की भूमि पर, समुद्री हिस्सा पर अपना एक तरफा दबदबा कायम किया है। और मैं बता दूं कि दक्षिण चीन सागर जो है सामरिक दृष्टिकोण से, आपको आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीन ने वहाँ पर कृत्रिम आइलैंड, आपको आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर सैनिकों की तैनाती कर दी है। और इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ जापान आया, ऑस्ट्रेलिया आया, अमेरिका ने भारत की ओर से एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए अपने नौसैनिक बेड़े को वहां तैनात कर दी। जापान ने भी ऐसा ही कदम उठाया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत का साथ दिया है। इस मुद्दे पर चीन अपने आप को घिरता हुआ देख रहा था, तो भारत ने विश्व समुदाय को समझाया है। तो भारत की कूटनीति के रंग जो है, प्रयास जो रंग लाई है। दूसरा सामरिक प्रयास। सामरिक प्रयास क्या है? सामरिक प्रयास है कि भारत सरकार ने अग्रिम मोर्चे पर, जो भारत सरकार ने, आपको मैं बता दूं कि भारत सरकार ने ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, चाइना का जो एरिया है, भारत सरकार से जो भारत की सीमा से चीन का लगा हुआ जो बॉर्डर एरिया है, उन बॉर्डर पर भारत सरकार ने एयरफोर्स, थल सेना और नौसेना की तैनाती की है। और बड़ी संख्या में
भारत सरकार ने सैनिकों की तैनाती के साथ साथ आपको ये वायुसेना के चिनूक, मिराज, MiG-29 जैसे विमानों को इस अग्रिम मोर्चे पर लगा दिया और चीन को यह संदेश दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। दूसरी बात कि 1962 वाला भारत नहीं है, जो गलती 1962 में भारत कर चुका था वैसी गलती भारत करने वाला नहीं है। और मजबूती से भारतीय सेना की तैनाती करके चीन को यह संदेश दिया गया कि सैन्य मोर्चे पर भी हम आपको करारा जवाब देंगे। इससे कहीं ना कहीं चीनी सरकार के भीतर भय का वातावरण पैदा हुआ और चीन जो है सोचने में मजबूर हो गया कि अगर लड़ाई होती है तो इस बार भारतीय वायुसेना, विशेषकर 1962 में वायुसेना को नहीं लगाया गया था, इस बार वायुसेना मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। और इस मतलब कि सामरिक प्रयास जो है वो बहुत बड़ा काम किया। आर्थिक कदम, इकोनॉमिक इनिशिएटिव, जैसे मैं बता दूं कि भारत सरकार ने अभी आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और यह भी कहा है कि लोकल को ग्लोबल बनाना है, यह भी कहा है कि वोकल फॉर लोकल। और इसी बीच भारत सरकार ने क्या किया कि आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर कहीं ना कहीं स्वदेशी को बढ़ावा दिया है और भारतीय जनमानस में यह बात घर कर गई कि भारत में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। भारत सरकार की जनता ने भी सरकार का साथ दिया और इस बीच भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया। इसके कारण, इस चीनी ऐप के कारण कहीं ना कहीं भारतीय डाटा यूजर्स के डाटा की सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया था और भारत सरकार ने स्वदेशी ऐप डेवलप किया है। दूसरी बड़ी बात की, भारत सरकार ने कई चीनी कंपनियों को, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क परियोजना हो, बहुत सारी परियोजनाओं से, प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया। इससे चीन को नुकसान हुआ है। तो आर्थिक मोर्चा जो होता है किसी भी देश के लिए, आर्थिक व्यापार जो होता है, व्यवसाय जो होता है, बहुत बड़ा होता है। लगभग $100 अरब का भारत और चीन के साथ व्यापार होता है। इस तरफ भारत के इस कदम से चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। कहीं ना कहीं चीनी कंपनियों को करारा झटका लगा है। दूसरा, जो चीन से कंपनियां निकल रही हैं उन कंपनियों को भारत में लाने का भारत सरकार प्रयास कर रही है। इसके कारण भी बहुत बड़ा एक मार पड़ा है, आर्थिक मार। चौथा है कि दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व किसी भी देश के दिशा को तय करने में राजनीतिक नेतृत्व की बड़ी भूमिका होती है। और मैं बता दूं कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व इन दिनों दृढ़ निश्चय निर्णय लेने वाला है। देयर इज नो पॉलिसी पैरालिसिस, नहीं, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, नेतृत्व क्षमता है और दृढ़ निर्णय, कठोर से कठोर निर्णय लेने में भी भारत सरकार सक्षम है। भारत सरकार ने, विशेषकर प्रधानमंत्री ने अपने सुरक्षा सलाहकार भारत के जो अजीत डोभाल हैं उनके साथ मिलकर, इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई और चीन को घेरने की रणनीति बनाई और ऐसा संदेश दिया कि भारत का नेतृत्व जो है सक्षम है, कठोर से कठोर निर्णय लेने में सक्षम है। तो इन लोगों का प्रयास जो है रंग लाई। तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं और इसी तरह तीनों सेनाओं के जो CDS हैं, चीफ डिफेंस जो स्टाफ हैं, बिपिन रावत, उन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई है। और कहीं ना कहीं भारतीय सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए आंतरिक प्रयास के तहत भारत सरकार में प्रयास किया। प्रधानमंत्री, आपको पता है कि जो लद्दाख गए थे और लद्दाख में जाकर चीन के बॉर्डर पर जो लद्दाख के रीजन में जो भारतीय सैनिक तैनात हैं उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया और कहा कि आप अगर हैं तो देश सुरक्षित है और पूरा देश आपके साथ है। दूसरी बड़ी बात कि जो घाटी में जो मुठभेड़ में जो सैनिक सही आपको घायल हो गए थे उनको देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री गए बेस कैंप हॉस्पिटल में और उनका मनोबल बढ़ाया। इससे भारतीय नेतृत्व को, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा। और दूसरी ओर चीन की जनता चीनी सरकार से नाराज है। कहीं ना कहीं भारत सरकार जो सैनिकों का सम्मान करना जानती है, चीन की सरकार वैसा सम्मान नहीं करती है। चीनी जनता भी यह कहती है कि भारत सरकार जैसा चीन सरकार आपको सैनिकों का सम्मान नहीं करती है। ये कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट है और चीन के नेतृत्व में और सेना में भारी मतभेद है। इसके कारण भी भारत सरकार की विजय हुई है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो भारत की यह नीति, स्पष्ट नीति, स्पष्ट दिशा रंग लाई और भारत सरकार की जीत हुई है। चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं बता दूं कि भारत नेपाल का भी जवाब दे रहा है। नेपाल के साथ भारत का रोटी भी बेटी का रिश्ता है।
पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो ये त्रिकोणीय लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने भी चीन को घेरने का जबरदस्त प्रयास किया है। इसके कारण चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। फिंगर 4 में जो सैनिक अड़े हुए हैं उस पर बातचीत जारी है। आगे नतीजे आने वाले हैं। इसके संबंध में मैं बात आगे करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।